आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का जो यानी कि आपका छठा चैप्टर है बच्चों, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं बच्चों। इसी के इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से हम लोग इस चैप्टर का 44 यानी कि 44 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ भी जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आएगा तो वहाँ पर आपको अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है, या फिर आप लोग वहाँ पर स्क्रीनशॉट सीधे सीधे खींच लेंगे। ठीक है, आइए पहला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण का अर्थ है। ये प्रश्न आपका 2021 का सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, या फिर आपका सरकारीकरण को बढ़ावा देना, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से जो बच्चों आपका वैश्वीकरण होता है, इसका अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, और उस जोड़ने से व्यापार का, पूंजी का, तकनीक का हस्तांतरण यानी कि सूचना प्रवाह, ये सारा चीज़ क्या हो जाए, आसानी से प्रवाह हो जाए, फ्री फ्लो हो जाए। तो यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर फिट होता है ऑप्शन बी में। तो एक का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीकरण, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर निजीकरण, या फिर आपका उदारीकरण। तो प्रमुख रूप से बच्चों वैश्वीकरण को कहते हैं हम लोग भूमंडलीकरण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, और उदारीकरण को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, निजीकरण को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, और WTO क्या है बच्चों, ये आपका व्यापार, विश्व व्यापार एक संगठन है। ये क्या करती है, तो प्रमुख रूप से व्यापार के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होगी, यानी कि वैश्वीकरण के जो फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप जो देश, दो देशों के जो उत्पादक हैं, इसके बीच जो प्रतिस्पर्धा है यानी कि कंपटीशन है, ये कम होगी, या फिर बढ़ जाएगी, या घटती बढ़ती रहेगी, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों जब बाजार में एक ही दुकान हो तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा कम होगा, लेकिन जब वो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के साथ जुड़ जाती है तो विभिन्न प्रकार, विभिन्न यानी कि अलग अलग देशों से क्या करती है बच्चों, अलग अलग व्यापार आएंगे और उस बाजार में अपना अपना निवेश करेगा। तो वहाँ पर निवेश करेगा तो मतलब कि दुकानों की संख्या में बड़ी वृद्धि होगी, तो इस प्रकार से कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का, इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है? सामाजिक कल्याण की उपेक्षा, एकाधिकार में वृद्धि, आर्थिक असमानता में वृद्धि, या फिर उद्यमियों का प्रोत्साहन। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर दोष नहीं है, वो आपका उद्यमियों का प्रोत्साहन, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर का, वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने वाले प्रमुख कारक हैं, यानी कि जो आपका वैश्वीकरण है यानी कि भूमंडलीकरण है, इसको प्रमुख रूप से बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, बी ऑप्शन उदारवादी नीतियां, सी ऑप्शन विकासशील अर्थव्यवस्था के अनुभव, और डी में इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर वैश्वीकरण तो प्रमुख रूप से कारक है प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन तो प्रदान करती है, उदार नीतियां ये भी जरूरी है, विकासशील अर्थव्यवस्था का अनुभव ये भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या फिर उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन में है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से जो आपका वैश्वीकरण होता है बच्चों, इसमें श्रम का, श्रम यानी कि लेबर का फ्री फ्लो यानी कि मुक्त प्रवाह हो जाए, वस्तु यानी कि गुड्स, वस्तुओं का आसानी से प्रवाह हो जाए, लेन देन हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, आयात निर्यात हो जाए, पूंजी यानी कि कैपिटल, पूंजी का आयात निर्यात आसानी से हो जाए, फ्री फ्लो मुक्त प्रवाह हो जाए, टेक्नोलॉजी का आसानी से फ्री फ्लो यानी कि मुक्त प्रवाह हो जाए। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि ऑप्शन पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा छठे नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका सातवें नंबर का, भारत में स्थित कॉल सेंटर किस उद्देश्य से कार्यरत रहते हैं? आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए, ग्राहक सेवा के लिए, रोगी उपचार कार्य के लिए, या फिर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों। यहाँ पर आपका 7 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ग्राहक सेवा के लिए, यानी कि आपका स्पेशल रूप से कस्टमर को सर्विस प्रदान करने के लिए ये आपका कॉल सेंटर कार्यरत है। ठीक है, क्योंकि आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए वो कॉल सेंटर नहीं बच्चों, उसमें आपका प्रमुख रूप से थाना यानी कि आपका प्रशासनिक विभाग ये ध्यान देता है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका आठवें नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण करना, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो आपका वैश्वीकरण कहलाएगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसमें टोटल कितने देश है। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा बच्चों 164, यहाँ पर राइट आंसर 9 का ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है किसको, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, उदारीकरण को, इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से बच्चों जब भी व्यापार पूंजी तकनीक सूचना इसका अगर आसानी से प्रवाह हो रहा है तो ये प्रमुख रूप से बढ़ावा देगा किसको, प्रोत्साहन देगा किसको, वैश्वीकरण को यानी कि ग्लोबलाइजेशन को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। 2012 में प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो भी नियम निर्धारण करती है तो वो संस्था जो है कौन सी संस्था है, विश्व बैंक करती है या फिर IMF या फिर आपका UNO या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर आपका WTO यानी कि जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यही आपका करती है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपका नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 12वां प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न आपका, सन 2009 तक विश्व की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना प्रतिशत था, यानी कि कब तक, 2009 तक 20%, सिर्फ 2%, 40% या फिर आपका 10%। तो प्रमुख रूप से बच्चों उस समय यानी कि 2009 तक सिर्फ और सिर्फ 2% आपका था भारत की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का जो अंश था कितना परसेंट, सिर्फ 2% था। अगला प्रश्न है, जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मंडी, दुकान, शॉपिंग मॉल या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई विशालकाय यानी कि बहुत बड़ा सा भवन हो और इसको किसके रूप में बदल दिया जाता है, बाजार के रूप में बदल दिया जाएगा तो वो कहलाएगा आपका शॉपिंग मॉल बच्चों, ठीक है। मंडी नहीं कहलाएगा, मंडी कहलाता है वो जहाँ पर आपको खुदरा की वस्तुएं और अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यापारी आएंगे। और शॉपिंग मॉल में क्या होगा, एक ही के हैंडल में होगा, उसमें हर चीज़ आपकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध होगी। चले आगे बात करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था, मार्शल साहब ने, एडम स्मिथ या पिगू या फिर आपका रॉबिन्स साहब ने। तो प्रमुख रूप से बच्चों एडम स्मिथ ये आपका अर्थशास्त्री था जिन्होंने क्या किया था, नई आर्थिक यानी कि उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रणों को समाप्त करना या फिर MRTP एक्ट से छूट, निजी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार या फिर आपका इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर उदारीकरण का यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपका अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रणों को समाप्त करना, और निजी क्षेत्र का जो उद्योगों का विस्तार है ये करेगा आपका निजीकरण, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 16वां नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि आपको बताना है बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से कौन सी है। 2018 का सेकंड सेटिंग में प्रश्न पूछा हुआ है, फोर्ड मोटर्स या सैमसंग, कोका कोला या फिर आपका इनमें से सभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये प्रश्न आपका बहुत बार आया हुआ है, ये प्रश्न अभी आपका आने का चांस है 100%। तो याद रखिएगा, कोका कोला हुआ, सैमसंग हुआ या फिर आपका फोर्ड मोटर्स, ये सारे क्या है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि आपका मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। 2021 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला या फिर संतोष। तो यहाँ पर आपका बच्चों संतोष यानी कि ये जो है आपका प्रमुख रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नई आर्थिक नीति के घटक हैं, यानी कि जो आपका नई आर्थिक नीति है इसके प्रमुख रूप से प्रमुख घटक कौन सा है। 2020 का फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। तो बच्चों हमने पहले बात किया था चैप्टर पढ़ाते वक्त कि यहाँ पर प्रमुख रूप से तीनों कार्य करेगा, तीनों रहेगा तब वो कहलाएगा नई, यानी कि तीनों प्रमुख रूप से घटक होगा किसका, नई आर्थिक नीति का। लिबरलाइजेशन जिसको बोलते हैं उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं निजीकरण, और जी से होता है आपका ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण। तो ये तीनों ही प्रमुख रूप से नई आर्थिक नीति का क्या है, घटक है। आगे बात करते हैं, 19वां नंबर का प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है, लेकिन जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो दूसरे देशों में निवेश करती है, सबसे सामान्य तरीका कौन सा है, नए कारखानों को स्थित की स्थापना करना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना या फिर आपका इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से क्या करती है बच्चों, जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है किसी देश में अगर जाने जाती है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना कारखाना का स्थापना करेगा। अगर कारखाने की स्थापना नहीं करती है तो वो क्या करेगा, वहाँ की स्थानीय कंपनी को खरीद लेगा, अगर उसके पास अच्छा खासा रकम होगा तो
खरीद लेगा। अगर खरीदने की उतना कैपेसिटी नहीं है तो क्या होगा बच्चों, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर लेगा। यानी कि यहाँ पर तीनों होने की संभावना है, तो प्रमुख रूप से राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 19वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बात करते हैं 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो बार आया हुआ है यह प्रश्न आपका। तो पार्ले ग्रुप के जो थम्स अप था बच्चों, इसको किस ब्रांड ने खरीद लिया है, कोका कोला ने, एलजी ने, या फिर आपका रिबॉक ने, या फिर आपका नोकिया ने। जल्दी से बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, थम्स अप को कितने खरीद लिया आपका, कोका कोला ने खरीद लिया। तो 20 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी कि बताना है आपको इनमें से प्रमुख रूप से कि कौन सी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो कहाँ की है, भारत की है। बताइए जल्दी से। नोकिया, डाबर, सैमसंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नोकिया ये भी आपका नहीं है, और सैमसंग बच्चों, नोकिया, डाबर, सैमसंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए आपका कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो डाबर जो है, आप लोग देखते होंगे डाबर, बहुत सारे चीज़ आपको प्रोडक्ट मिलेगा डाबर, तो ये प्रमुख रूप से भारतीय यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बाकी नोकिया, सैमसंग ये अलग यानी कि बाहर के देशों की कंपनी है। आगे बात करते हैं निजीकरण का क्या तात्पर्य है, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन होता है इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ में हस्तांतरित करना, या निजी क्षेत्र पर से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना, निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका, उपयुक्त सभी के हाथ हस्तांतरित करना। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर जो निजीकरण का जो अर्थ है यानी कि जो तात्पर्य है वो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ हस्तांतरित कर देना, यही कहलाता है आपका निजीकरण। यानी कि मान लीजिए रेल अभी जैसे भारतीय सरकार भी बहुत यानी कि भारतीय सरकार भी चाहती है कि बहुत सारे सेक्टर को क्या किया जाए, निजीकरण कर दिया, निजीकृत किया जाए, ताकि क्या हो उसका अच्छी तरह से विकास हो पाए। प्रमुख रूप से रेल सेवा को भी निजीकरण के यानी कि करना चाहता है। तो ये सारा इसके अंतर्गत क्या कहता है, एक निजी क्षेत्र के हाथों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 23 नंबर का, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ब्रांड है वो विदेशी नहीं है। हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, या फिर आपका टाटा। जल्दी बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, हलवा प्रश्न था। टाटा जो है आपका भारतीय है यानी विदेशी ब्रांड नहीं है। ये आपका 2019 का सेकंड सेटिंग में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है। यानी कि जो वैश्विक गांव है, ग्लोबल जो विलेज है, ये किस युग की अवधारणा है। आधुनिक युग की, पाषाण युग की, प्राचीन युग की, या फिर आपका मध्य। तो प्रमुख रूप से बच्चों वैश्विक जो गांव है ये प्रमुख रूप से आधुनिक यानी कि मॉडर्न युग की अवधारणा है। पाषाण किसको बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं पत्थर, पत्थर यानी कि बहुत पुराने काल। और ये प्राचीन, ये तो आप जानते होंगे एंशियंट यानी कि पाषाण के बाद का काल। और मध्यकाल यानी कि जिसमें हम लोग के यहाँ भारत में किसका शासन था, मुगलों का शासन था, यानी कि 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। चलिए आगे बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको बताना है, एप्पल, रिबॉक, सैमसंग, या टाटा। तो अभी हमने ऊपर में बात किया था कि टाटा क्या है आपका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 11 में पूछा हुआ है, 14 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है बच्चों। तो याद रखिएगा इसको, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, यानी कि मुख्य अंग कितने हैं, 1, 2, 5, या फिर आपका 4। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्रमुख रूप से बच्चों वैश्वीकरण के जो है कितने अंग है, 2 आपका अंग है। कितने अंग है, 2 अंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। ये 2020 का सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1991, 1993, 1995, या फिर आपका 1997। जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। तो ये आपका हुआ था इसका स्थापना 1995 में। टोटल कितने देश थे, तो 164 देश। ठीक है बच्चों, इसका प्रमुख रूप से कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि व्यापार संबंधी कार्य दिशा निर्देश जारी करना, उस पर ध्यान देना और ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, नई आर्थिक का नीति का हिस्सा नहीं है। 2021 का फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, या उदारीकरण। तो प्रमुख रूप से निजीकरण तो है ही है बच्चों, वैश्वीकरण भी है और आपका उदारीकरण भी है, जबकि आपका ये जो आपका राष्ट्रीयकरण है ये आपका उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको याद रखने का ट्रिक है LPG, सीधा सीधा याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आगे बात करते हैं, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। यानी कि जो भारत में वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई ये कब हुई, 1991, 1980, 1992, 1996। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो ये आपका भारत से संबंधित प्रश्न, ये प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है बच्चों। तो भारत जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल हुआ था ये आपका 1991 में, यानी कि भारत में 1991 में शुरू हुई थी वैश्वीकरण की क्रिया। आगे बात करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है।
बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बेंगलुरु, यानी कि जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये आपका प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का हब बन गया है, केंद्र बन गया है। बाकी बात की जाए मुंबई, तो मुंबई क्या है बच्चों आपका, जल्दी बताइए आप लोग को, मैंने बताया था ना मुंबई क्या है, कौन सी राजधानी है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको वित्तीय संस्थाएं, तो वहाँ पर बताया था मुंबई आपका भारत का क्या है बच्चों, वो आपका वित्तीय राजधानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है किसका, ब्रिटेन का, अमेरिका का, या फिर फ्रांस का, या फिर आपका रूस का। तो ये तो सिंपल है बच्चों, सबको जानते हैं अमेरिका। अमेरिका भी क्या है बच्चों, सुपर पावर में कौन आ रहा है अभी, तो अमेरिका। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका से पहले किस देश की पूरी दुनिया पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व बना हुआ था, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, या फिर आपका रूस। तो जल्दी से यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ब्रिटेन। तो अमेरिका से पहले जो है आपका ब्रिटेन का वर्चस्व पूरी दुनिया पर था, पूरे विश्व पर था। इन्होंने लगभग लगभग पूरे विश्व पर अपना क्या कर लिया था बच्चों, प्रमुख रूप से यूरोपियन जो कंपनीज थी, एक आपका फ्रांस था, फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद पुर्तगाली, डच, नीदरलैंड से। तो ये सारे क्या करते थे बच्चों, अलग अलग कमजोर देशों को क्या करता था, अपना उपनिवेश बना करके वहाँ पर शासन स्थापित करता था। तो इसी कारण से ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर वर्चस्व था, लेकिन अभी वर्तमान में किसका वर्चस्व है, अमेरिका का। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। यानी कि वैश्वीकरण जो प्रक्रिया अपनाई गई 1991 के बाद से, तो ये बिहार के किस उद्योग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है, कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन, विनिर्माण, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से बच्चों वैश्वीकरण के बाद जो मिला है ये आपका है पर्यटन को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है, कृषि एवं ग्रामीण, रोजगार, बैंक, या फिर आपका उद्योग। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव देखा गया बच्चों, वो आपका कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 35 नंबर का। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है 36 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर आपका राजस्थान। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा बच्चों, बिहार, ये क्या है बच्चों, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है आपका भारत में। तो यहाँ पर जो है आपका वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो आधार संरचना के कारण क्या हुआ है, कम पड़ा है। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना मतलब कि बिहार में प्रमुख रूप से अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, उसके साथ साथ जो है प्रमुख रूप से यातायात साधन भी सही से नहीं है। तो इन सारे कारणों से, इन आधारिक संरचना के अभाव के कारण विश्व का प्रभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव बिहार पर बहुत कम पड़ा है। आगे बात करते हैं, 37 नंबर का प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि हुई है, 147%, 145%, 150%, या फिर आपका 143 यानी 143%। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 147% यहाँ पर वृद्धि हुई है निवेश में, इन्वेस्टमेंट में। आगे बात करते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, 2019 का फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत बच्चों वैश्वीकरण को भी शामिल किया गया, उदारीकरण को भी शामिल किया गया, और प्रमुख रूप से उसमें निजीकरण को भी शामिल किया गया। लेकिन नियंत्रित अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर आपका 38 नंबर का नियंत्रित अर्थव्यवस्था ये आपका नहीं है बच्चों, तो इसको शामिल नहीं किया गया है। 39 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति यानी कि नई आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू किया गया, जुलाई 1991, जुलाई 1980, जुलाई 1992, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो शुरू किया गया था बच्चों, ये आपका जुलाई 1991 में शुरू किया गया था आर्थिक संबंधी सुधार के लिए नई आर्थिक नीति का कार्यक्रम। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। 40वें नंबर को प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम लोग टोटल 44 यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ 5 और क्वेश्चन बचे हुए थे हैं। आपको लास्ट में आपको बताना है कि आपका टोटल कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि आपको पता चल जाएगा बच्चों कि आपका रिवीजन या कि आप किस प्रकार से चैप्टर को पढ़े थे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, एलपीजी का अर्थ है, एलपीजी यानी इसका जो अर्थ है वो क्या है, इनमें से आपको बताना है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या फिर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो प्रमुख रूप से बच्चों तीनों इसमें शामिल आता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं, 41 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी, यानी कि भारत सरकार ने जो प्रमुख रूप से नई आर्थिक जो नीति अपनाई वो कब अपनाई थी, 1990 में, 1991, 1989, या फिर आपका 1992 में। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आपका भारत सरकार जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी बच्चों 1991 में, और 1991 में ही वैश्वीकरण का हिस्सा बना था। अगला प्रश्न है, देश की कितनी प्रतिशत यानी कि कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आधारभूत सुविधाओं से वंचित है, 80%, 85%, 70%, या फिर आपका
75%। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर आपका 42वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 85%, यानी कि आपका 85%। आगे बात करते हैं, समाज के ऐसे वर्ग समूह जो सामान्य उपभोग की वस्तुओं से वंचित होते हैं कहलाते हैं। यानी कि समाज का ऐसा वर्ग समूह जो क्या होता है बच्चों, सामान्य उपभोग की वस्तु, यानी कि सामान्य यानी कि जो नॉर्मल प्रकार की वस्तुएं उससे भी अगर वंचित हो जाती है, उन सुविधाओं से भी यदि वंचित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, पूंजीपति, उद्योगपति, मध्यम वर्ग या फिर आपका आम आदमी। तो प्रमुख रूप से वो आएगा बच्चों नॉर्मल पर्सन के यानी कि आम आदमी की कैटेगरी में। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका जो आपका 44 का है कि द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास को कब प्रकाशित किया गया। यानी कि जो द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास है इसका प्रकाशन कब किया गया था, 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये आपका प्रकाशन किया गया था 2006 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 2006। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर आपका आसानी से हल हो गया होगा आप लोगों से। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका टोटल कितना मार्क्स आ रहा है, और जो है आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोग, है ना। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।